जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फार्मेसी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पे। तो फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे जो है वो एमसीक्यू का जो सीरीज है वो स्टार्ट हो चुका है और ये सीरीज जो है सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होने वाला है, चाहे वो डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं जो कि एग्जाम के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम के बाद आप सभी को पता है कि अक्टूबर महीने में डिप्लोमा इन फार्मेसी के एग्जिट एग्जामिनेशन भी होने वाले हैं। साथ में जो है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसी भी आती रहती है और आने वाले समय में रेलवे फार्मासिस्ट की वैकेंसी आने वाली है। तो अगर आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी जो है ये सीरीज पूरी तरीके से उपयोगी है, क्योंकि क्या है कि अभी आपका नया सिलेबस आ चुका है और नए सिलेबस में बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो जोड़े गए हैं। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने कि डिप्लोमा इन फार्मेसी बाद में पास किया, उन्हें जो है नए सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी नहीं है, नए टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं है, तो उनके लिए भी जो है कंप्लीट ये एमसीक्यू सीरीज जो है वो उपयोगी होने वाली है, यूजफुल होने वाला। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे कि आने वाली सभी अपडेट जो है वो आपको तुरंत देखने को मिल सके। ठीक है, तो अगर आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की जो है वो तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको फार्मेसी पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और एम्स फार्मासिस्ट का जो बैच है आपको उसमें ज्वाइन करना होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप डी फार्मा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और हिंदी माध्यम से अपना एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो इसके लिए जो है आप फार्मेसी पॉइंट ऐप पे डी फार्मा सेकेंड ईयर का जो क्रैश कोर्स चल रहा है हिंदी में, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और जो ये कोर्स है वो खास तौर पे बीटी यूपी के जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बनाया गया है कि कम समय में जो है वो अपना सिलेबस कैसे पूरा करें। तो ये पूरा कोर्स जो है वो आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा और इसी कोर्स में जो है आपको एग्जिट एग्जाम की भी जो है वो तैयारी कराई जाएगी, आपका एग्जाम एक बार पूरा हो जाए उसके बाद। ठीक है, तो चलिए जो आज की क्लास है उसको शुरू कर लेते हैं और जो पहला एमसीक्यू पूछा गया है उसको हम देखते हैं। तो आप इन सभी जो एमसीक्यू के जो आंसर आप उन्हें चैट बॉक्स में जो है वो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, लॉ इज द किंग ऑफ मोनार्क। ठीक है, मोनार्क का मतलब होता है सम्राट। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये कि जो आपका लॉ है, कानून है, वो राजाओं का राजा है। ठीक है, लॉ इज द किंग ऑफ मोनार्क फार मोर पावरफुल एंड राइट देन दे बाई हुज एड का मतलब क्या होता है, सहायता करना। इवन द वीक का मतलब क्या है, कमजोर। कनक्वर का मतलब क्या होता है, जीतना। ठीक है, इसका मतलब होता है जीतना। तो देखिए जो आपका लॉ है वो आपका राजाओं का राजा है, बहुत ही अधिक पावरफुल है, किससे, राजाओं से, सम्राटों से, और ये कमजोर को भी जो है वो यहाँ पर जीतने में मदद करता है, जो कि ऐसे लोग जो कि स्ट्रांग है, मजबूत है। ये कथन जो है वो किससे संबंधित है, ठीक है, ऋग्वेदा से संबंधित है, सामवेदा से संबंधित है, यजुर्वेदा से संबंधित है, या फिर नन ऑफ दिस का जो है वो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। और देखिए ये जो है हमारा ऋग्वेदा से संबंधित है। ऋग्वेदा में जो है ये चीज लिखी गई है कि जो आपका कानून है वो आपका राजाओं का राजा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका नई सिलेबस से, लॉ इज द किंग ऑफ मोनार्क, ये जो है वो लिखा गया है हमारे ऋग्वेदा में। ठीक है, तो इस चीज को जो है आप ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया होगा। और मोनार्क का मतलब क्या होता है, मोनार्क का मतलब होता है सम्राट, मतलब राजाओं का राजा, और कॉन्कर जो लिखा है इसका मतलब होता है जीतना या फिर जीत। ठीक है, तो ये चीज जो है वो हमारे ऋग्वेदा में लिखी गई है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है ड्रग इंक्वायरी कमेटी। ठीक है, इसी को शॉर्ट में डीईसी कहा जाता है। ड्रग इंक्वायरी कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन, तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी का जो गठन है उससे कब किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए हैं 19 से, ठीक है, 1927, 1930, 1932, 1935। ठीक है, तो देखिए जो हमारा ड्रग इंक्वायरी कमेटी है इसका जो गठन है वो 1930 में किया गया था। ठीक है, 11 अगस्त 1930 को जो है इसका गठन किया गया था। 11 अगस्त 1930 को जो है इसका गठन किया गया था और इसको चोपड़ा कमेटी भी कहा जाता है। ठीक है, इसको जो है इसको चोपड़ा कमेटी भी जो है, इसको चोपड़ा कमेटी भी जो है वो कहा जाता है। और इसका काम ये था कि भारत में उस समय फार्मेसी प्रोफेशन की स्थिति क्या है, जो भी ड्रग्स इस्तेमाल हो रही हैं उनकी क्वालिटी क्या है, फार्मेसी प्रोफेशन की स्थिति क्या है,
उसका मूल्यांकन करना जो है इसका काम था। और इस कमेटी के चेयरमैन जो थे वो थे RN चोपड़ा। ठीक है, RN चोपड़ा जो है इस कमेटी के चेयरमैन थे और इसी वजह से जो है इस कमेटी को चोपड़ा कमेटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी को चोपड़ा कमेटी भी कहा जाता है और इसको जो है 11 अगस्त 1930 को जो है इसको बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड है। ड्रग इंक्वायरी कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द चेयरमैनशिप ऑफ, यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा गया है, टू सी द प्रॉब्लम ऑफ फार्मेसी। ठीक है, तो भारत में उस समय फार्मेसी से संबंधित जो भी समस्या थी उसका मूल्यांकन करने के लिए, उसको एग्जामिन करने के लिए जो है उस समय की भारत सरकार ने जो है ड्रग इंक्वायरी कमेटी को 11 अगस्त 1930 को जो है उसको बनाया था, उसका गठन किया था। और ये कमेटी जो है RN चोपड़ा की अध्यक्षता में जो है इसको बनाया गया था। ठीक है, तो इसी की वजह से जो है इसको चोपड़ा कमेटी भी कहा जाता है। तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द चेयरमैनशिप ऑफ RN चोपड़ा टू सी द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार्मेसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है वो आप प्रिपेयर करते हुए चलेंगे। और देखिए इनका प्लेलिस्ट भी जो है वो बना दिया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, तो आप प्लेलिस्ट में जाके सभी सब्जेक्ट की जो MCQ है आप उनको देख पाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ड्रग इंक्वायरी कमेटी, द ड्रग इंक्वायरी कमेटी यानी कि DEC ने जो है अपनी रिपोर्ट जो है उसे कब सबमिट किया। तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी को डॉक्टर RN चोपड़ा की अध्यक्षता में 11 अगस्त 1930 को बनाया गया और इसने अपनी जो रिपोर्ट है उसको दी थी 1931 में। ठीक है, ड्रग इंक्वायरी कमेटी ने जो है अपनी रिपोर्ट जो है उसको 1930 में दिया था। ठीक है, सॉरी उसको 1930 में उसको बनाया गया और उसने अपनी रिपोर्ट जो है वो भारत सरकार को सौंपी 1931 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। तो देखिए अगर आपने अभी तक फार्मेसी पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फार्मेसी पॉइंट का व्हाट्सएप ग्रुप भी है लेकिन वो आपका ग्रुप जो है वो बिल्कुल फुल हो चुका है, उसमें नए स्टूडेंट जो है वो ऐड नहीं हो पाते हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में भी जो है आपको बहुत सारे मैसेज अपडेट जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो हमने क्वेश्चन पूछा है, द ड्रग इंक्वायरी कमेटी इज ऑल्सो नोन एज, ड्रग इंक्वायरी कमेटी को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिए गए हाथी कमेटी, भोरा कमेटी, चोपड़ा कमेटी या फिर नन ऑफ दिस। तो अभी मैंने आपको बताया है कि जो आपकी ड्रग इंक्वायरी कमेटी थी इसको 11 अगस्त 1930 को इसको बनाया गया था RN चोपड़ा की अध्यक्षता में और इसकी वजह से जो है इसको चोपड़ा कमेटी भी कहा जाता है। और इसने अपनी रिपोर्ट जो है कब दी थी, 1931 में दी थी। ठीक है, 1931 में जो इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। अभी हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने इससे रिलेटेड जो है वो हमने किया हुआ है। चलिए इसके बाद जो है अगला जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू, और यहाँ पर ब्लैंक दिया गया है, लॉ इज ए सेट ऑफ प्रिंसिपल दैट द स्टेट रिकॉग्नाइज एंड अप्लाई इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो बेसिकली जो है लॉ क्या है, लॉ जो है प्रिंसिपल्स का कुछ सेट है जो कि स्टेट यानी कि सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज होता है और जो हमारा जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको लागू करने के लिए जो है इसको अप्लाई किया जाता है। ये कथन किसका है। ठीक है, लॉ इज द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स दैट द स्टेट रिकॉग्नाइज एंड अप्लाइज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये जो है आपका साल्मन का कहना है। ठीक है, साल्मन जो है इन्होंने लॉ को जो है इस तरह डिफाइन किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे स्टूडेंट जो कि डी फार्मा का एग्जाम देंगे, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का पेपर देंगे, उनसे जो है वो लॉ की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है कि लॉ क्या है। ठीक है, तो लॉ के डेफिनेशन में जो है जो यहाँ पे ऋग्वेदा में कहा गया है और जो यहाँ पे सलमन ने कहा है, आप इस चीज को आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, कि लॉ जो है, ठीक है, लॉ को जो है वो इस तरह डिफाइन किया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इन 1932 initiated the first pharmacy department of pharmaceutics at BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो देखिए 1932 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पहला फार्मेसी डिपार्टमेंट फार्मास्यूटिक्स का किसने शुरू किया। ठीक है, तो
तो देखिए भारत के अंदर जो हमारा फार्मेसी एजुकेशन है, इसको शुरुआत करने का जो श्रेय है, क्रेडिट है, वो जाता है प्रोफेसर महादेवालाल श्रॉफ जी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और प्रोफेसर महादेवालाल जो श्रॉफ हैं, इनको जो है भारत में ठीक है, इनको जो है इनको फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन भी जो है इनको कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन, मतलब भारत के अंदर फार्मेसी एजुकेशन को शुरू करने का जो काम है वो इन्होंने ही किया था। ठीक है, तो फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन जो हैं वो प्रोफेसर महादेवालाल श्रॉफ जी हैं। और इन्होंने जो है 1932 में जो है पहला फार्मेसी का डिपार्टमेंट फार्मास्यूटिक्स में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो है उसको शुरू किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो आपके दिमाग में जाके बैठ गया होगा। देखिए फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका लॉ से, ठीक है, आपका यहाँ पर लॉ से संबंधित है। और इसमें आपको ईयर याद रखना पड़ता है, कौन सा एक्ट कब पास हुआ था, ठीक है, किसके चेयरमैन को, ठीक है, किसके चेयरमैन कौन थे। तो इस तरह का जो यहाँ पर डेटा है वो आपको याद करना होता है। ठीक है, और यहाँ से जो है आपका यहाँ पर चैप्टर यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद जो है वो हम फार्मेसी एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के, ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके अंदर, ठीक है, उसमें कौन कौन से शेड्यूल्स हैं, कौन कौन से फॉर्म्स हैं, किसका क्या कहना है, सभी चीज़ों के बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बस थोड़ा सा जो है वो हमें इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा याद करना पड़ता है। चलिए, इसके बाद जो है जो अगला आपका एमसीक्यू है वो पूछा गया है, लॉ इज ए सोशल इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, तो जो हमारा यहाँ पर लॉ है वो आपका क्या है, वो है आपका सोशल इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट है लॉ। क्या है, लॉ इज ए सोशल इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट। और ये जो है किसने कहा है, ऑस्टिन ने कहा है, सालमन ने कहा है, रॉसवॉय पाउंड ने कहा है, या फिर केल्सन ने कहा है। तो ये जो है रास्कोई पाउंड ने इसको कहा है। रॉस्कोई पाउंड ने जो है ये बोला है कि लॉ जो है वो आपका सोशल इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रॉस्कोई पाउंड। ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट आपको याद रखने पड़ेंगे कि लॉ की डेफिनेशन किसने क्या दी है, उनका नाम क्या है। तो ये चीज़ जो है वो हमें याद करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द फर्स्ट सेंट्रल काउंसिल, ठीक है, सेंट्रल काउंसिल को जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, सेंट्रल काउंसिल को जो है पीसीआई भी कहा जाता है। इसकी वजह से जो है हमने इसके यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया है, द फर्स्ट सेंट्रल काउंसिल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो पहली सेंट्रल काउंसिल यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो गठन है उसको 1949 यानी कि 1949 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। और जो आपका सेंट्रल काउंसिल यानी कि पीसीआई जो है, इसका जो गठन है वो फार्मेसी एक्ट के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इसका जो आपका गठन है आपका फार्मेसी एक्ट के अंतर्गत जो है वो किया जाता है। फार्मेसी एक्ट को 1948 में जो है वो लाया गया था। ठीक है, तो सेंट्रल काउंसिल जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को सेंट्रल काउंसिल भी कहा जाता है। इसका गठन सबसे पहले 1949 में किया गया था और फार्मेसी एक्ट 1948 के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, चलिए, इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, द DTAB स्टैंड्स फॉर। ठीक है, तो DTAB का फुल फॉर्म क्या है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ड्रग टेक्नोलॉजी एसोसिएशन बोर्ड, ड्रग थेराप्यूटिक एडवाइजरी बोर्ड, या फिर नन ऑफ दिस। तो आप सभी को पता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड जो है इसका फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, और देखिए जो हमारा ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है इसको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंतर्गत इसको बनाया गया है। और इसका काम क्या है, इसका काम ये है जो भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है उसको ये एडवाइस देता है, उसको ये सलाह देता है ऐसे मैटर्स पे जो कि आपके ड्रग्स और कॉस्मेटिक से संबंधित है। ठीक है, और ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड जो है ये हमारा पार्ट है किसका, CDSCO का, CDSCO बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछी जा चुकी है। CDSCO का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड, ठीक है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड, इसका फुल फॉर्म जो है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन,
ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म है और ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत जो है वो आपका सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन आता है और इसी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो है वो हमारा DTAB आता है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड आता है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट को साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट को ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उसके ऊपर जो है ये एडवाइस देता है, सलाह देता है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट DTAB वॉज इस्टाब्लिश्ड इन। ठीक है, तो पहला ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड जो है उसका कब गठन किया गया था। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि जो आपका DTAB है ये हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंतर्गत जो इसका गठन किया। ठीक है, इसका गठन जो है वो आपका किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा 1940। तो 1940 में जो है पहली बार जब आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट लागू हुआ तभी जो है पहला ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड जो है उसका गठन किया गया था। 1940 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज या फिर आर रिकमेंडेशन ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी। तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी को 11 अगस्त 1930 को जो है इसको बनाया गया और इसने अपनी रिपोर्ट दी 1931 में। ठीक है, तो इसके कौन कौन से रिकमेंडेशन थे। तो पहला था ड्रग इंडस्ट्री शुड बी इस्टेब्लिश इन द इंडिया। तो भारत के अंदर जो है ड्रग इंडस्ट्री जो है उसकी स्थापना करनी चाहिए। इस सेंट्रल लेजिस्लेशन शुड बी इम्प्लीमेंटेड। तो एक केंद्रीय कानून जो है उसको लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, एक एडवाइजरी बोर्ड जो है उसको अपॉइंट किया जाना चाहिए। तो ये सभी जो हैं इनके रिकमेंडेशन थे। ठीक है, ड्रग इंक्वायरी कमेटी जो कि आप यहाँ पर चोपड़ा कमेटी है उसके जो है ये सारे रिकमेंडेशन थे कि इन सभी चीज़ों को जो है वो भारत में लागू करना चाहिए। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस का जो आपका आंसर है ऑप्शन है वो आपका सही होगा यहाँ पे। चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वॉज पास्ड इन। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को कब पास किया गया, 1940 में पास किया गया। 1940 जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है द फार्मेसी बिल। देखिए फार्मेसी बिल और फार्मेसी एक्ट में आपको अंतर समझना होगा। फार्मेसी बिल वॉज इंट्रोड्यूस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए जब भी कोई एक्ट बनने वाला होता है उसके पहले जो है सरकार बिल लेके आती है और जब वो बिल पास होता है उसके बाद जो है यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा साइन हो जाता है, उसके बाद जो है वो आपका एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो फार्मेसी बिल जो है वो भारत सरकार के द्वारा जो है वो लाया गया था 1945 में। ठीक है, और इसके 3 साल बाद जो है 1948 में जो है वो आपका फार्मेसी एक्ट बन गया। ठीक है, तो फार्मेसी बिल जो है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1945 में, 1945 में। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है द फार्मेसी एक्ट वॉज पास्ड इन। फार्मेसी एक्ट को कब पास किया गया, 1948 में पास किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। और फार्मेसी एक्ट के अंतर्गत पहली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जिसको कि हम सेंट्रल काउंसिल भी कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, आपका नई दिल्ली में लोकेटेड है। उसकी स्थापना जो है वो 1949 में हुई थी। ठीक है, चलिए तो इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन बहुत सारे इजी क्वेश्चन है। द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर। ठीक है, तो जो आपका PCI है इसका गठन जो है किस एक्ट के अंतर्गत किया गया था, फार्मेसी एक्ट के अंतर्गत किया गया था। अभी मैंने आपको बताया है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो गठन है वो फार्मेसी एक्ट के अंतर्गत 1949 में यानी कि 1949 में जो है वो किया गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडी जिसको कि हम ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी कहते हैं, ये कब पास हुआ था। तो ये एक्ट जो है वो हमारा पास हुआ था 1954 में। ठीक है, तो जो भी आपकी मैजिक रेमेडीज होती है, काला जादू होता है, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं उनके ऊपर रोक लगाने के लिए जो है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट को जो है 1954 में जो है इसको पास किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्साइज ड्यूटीज एक्ट को कब पास किया गया था। तो इसको 1955 में इसको पास किया गया था। ठीक है,
1955 में जो है इसको पास किया गया। तो इसमें जो है वो बेसिकली टैक्स लगाया गया अल्कोहल वगैरह पे, जिनका जो प्रयोग है वो यहाँ पे दवाइयों को बनाने में होता है और कॉस्मेटिक को बनाने में होता है। मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्साइज ड्यूटी एक्ट जो है उसको 1955 में जो है वो पास किया गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट, इसी को जो है वो हम शॉर्ट में एनडीपीएस बोलते हैं, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट। इसमें सारे आपका मॉर्फिन हो गया, ओपियम हो गया, ओपियम से बनने वाले जो भी प्रोडक्ट हो गए वो सभी आते हैं, उनका जो यहाँ पर कंट्रोल है वो एनडीपीएस एक्ट के द्वारा किया जाता है। और एनडीपीएस एक्ट को कब पास किया गया था? 1985 में जो इसको पास किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द फर्स्ट केमिस्ट शॉप इन इंडिया वॉज ओपन इन, ठीक है, तो भारत के अंदर जो है पहली केमिस्ट शॉप को, ठीक है, पहली केमिस्ट शॉप जो है वो कहाँ खुली थी? वो खुली थी कोलकाता में। कब खुली थी? 1811 में खुली थी। किसने खोला था? मिस्टर बाथगेट ने खोला था। ठीक है, मिस्टर बाथगेट ने जो है 1811 में जो है पहली केमिस्ट शॉप कोलकाता शहर में ओपन की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द फर्स्ट फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। भारत की पहली फार्माकोपिया जो है उसे कब पब्लिश किया गया? 1955, ठीक है, 1955 में इसको पब्लिश किया गया था। 1955 में जो है भारत की पहली फार्माकोपिया जो है वो पहली बार उसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, अब देखिए जो आपके यहाँ पर फार्माकोपिया बनाने का जो काम है उसको 1944 में जो है वो शुरू कर दिया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आर.एन. चोपड़ा। ठीक है, आर.एन. चोपड़ा की अध्यक्षता में जो है इसको बनाने का जो काम है वो 1944 में शुरू कर दिया गया था। और पहली जो आपकी इंडियन फार्माकोपिया जो आपकी लिस्ट थी उसको जो है 1946 में लाया गया। ठीक है, पहली इंडियन फार्माकोपिया जो आपकी लिस्ट थी वो जो है 1946 में आई थी। ठीक है, तो पहला जो है वो आपका 1955 में जो है वो प्रकाशित किया गया पहली फार्माकोपिया। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले पेज पे। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया, तो पहली फार्माकोपिया का चेयरमैन कौन था? पहली इंडियन फार्माकोपिया का चेयरमैन कौन था? डॉक्टर बी.एन. घोष, डॉक्टर आर.एन. चोपड़ा, प्रोफेसर महादेवालाल श्रॉफ यानी कि प्रोफेसर M.L. श्रॉफ एंड नन ऑफ दिस। ये जो है वो आपके ऑप्शन दिए गए हैं और इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वो है आपका डॉक्टर आर.एन. चोपड़ा। ठीक है, आर.एन. चोपड़ा की अध्यक्षता में जो है, ठीक है, पहली इंडियन फार्माकोपिया कमेटी का जो है वो गठन किया गया था। ठीक है, और ये इसके पहले चेयरमैन थे। चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, इसी को शॉर्ट में जो है वो CDL कहा जाता है, इसी को शॉर्ट में CDL कहते हैं। तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो है वो कहाँ स्थित है, कहाँ लोकेटेड है? तो ये आपका कोलकाता में लोकेटेड है। ठीक है, कलकत्ता जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द फर्स्ट इंडियन फार्मास्यूटिकल लिस्ट वॉज पब्लिश्ड इन, अभी हमने आपको बताया है कि जो आपके यहाँ पर पहली फार्माकोपियल लिस्ट थी वो जो है आपकी 1946 में आई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जिस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 1946। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द सेकेंड फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन। ठीक है, तो दूसरी फार्माकोपिया जो है वो कब पब्लिश हुई? तो वो आपकी 1966 में पब्लिश हुई और उस समय जो है इसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी मुखर्जी। ठीक है, डॉक्टर बी मुखर्जी जो है इसके चेयरमैन थे उस समय सेकेंड फार्माकोपिया कमीशन के। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो आपका इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है, ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो है वो कहाँ लोकेटेड है? तो ये जो है आपका गाजियाबाद में। ठीक है, गाजियाबाद में जो है वो आपका इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो है आपका गाजियाबाद यूपी में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी जो है कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का जो है वो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो आपका गाजियाबाद यूपी में है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द पॉइजन एक्ट वॉज पास्ड इन। ठीक है, तो पॉइजन एक्ट जो है ये आपका 1919 में इसको पास किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आज़ादी के पहले का जो है ये हमारा एक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट फार्मेसी
वॉज ओपन इन, तो भारत के अंदर पहली फार्मेसी शॉप जो है उसको 1811 में ओपन किया गया था, ठीक है, कलकत्ता शहर में किया गया था, मिस्टर बाथगेट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1811, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, ठीक है। तो हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी को भारत सरकार ने इसलिए बनाया था कि उस समय जो है भारत के अंदर स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, हेल्थ स्टेटस क्या है सोसाइटी का, लोगों का, उसका पता करने के लिए जो है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी जो है उसको भारत सरकार ने स्थापित किया था, ठीक है। और ये जो है 1943 में जो इसको स्थापित किया गया था, 1943, ठीक है, 1943 में जो इसको बनाया गया था। और ये जो है सर जोसेफ विलियम भोरे के चेयरमैनशिप में जो है इसको बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी को जो है भोरे कमेटी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस कमेटी को जो है भोरे कमेटी भी जो है वो कहा जाता है, ठीक है, भोरे कमेटी भी जो है इसको कहा जाता है। तो हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी इज ऑल्सो नोन एज भोरे कमेटी, ठीक है। और इसको भारत के जो और देखिए उस समय जो है भारत के अंदर हेल्थ स्टेटस क्या है उसका मूल्यांकन करने के लिए जो है इस कमेटी को बनाया गया था। चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन, ठीक है, इन टू सी द हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूटेड इन द चेयरमैनशिप ऑफ जोसेफ विलियम भोरे, ठीक है, जोसेफ विलियम भोरे के अंतर्गत जो है इनके चेयरमैनशिप के अंतर्गत जो है इस कमेटी को बनाया गया था। चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम भोरे कमेटी भी कहते हैं, इसको भोरे कमेटी भी जो है वो कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी को कब बनाया गया, इसको 1943 में जो है वो बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये सारे एमसीक्यू करने के बाद जो है ये चैप्टर आपका कंप्लीट तैयार हो जाएगा। इसके बाद इस चैप्टर से कहीं से भी एमसीक्यू पूछे आप सभी एमसीक्यू का आंसर जो है वो कर पाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, या फिर आर रिकमेंडेशन ऑफ हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। तो जो आपकी हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी थी या फिर कहीं की भोरे कमेटी थी, इसने अपने भारत सरकार को क्या क्या जो है वो यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया, ठीक है। तो पहला था फॉर्मुलेटिंग लॉ टू ओनली अलाउ क्वालिफाइड प्रोफेशनल टू प्रैक्टिस मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, नर्सिंग एंड फार्मेसी। कहने का मतलब ये कि इस कमेटी ने भारत सरकार को ये कहा कि आप ऐसा नियम बनाइए जिससे कि जो है केवल क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो हैं वो प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है। अगला है ट्रेनिंग इनफ मेडिकल, नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल टू स्टाफ मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके यहाँ पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल चाहे वो आपके मेडिकल फील्ड से हो, नर्सिंग से हो या फिर फार्मेसी से, उनको जो है पर्याप्त ट्रेनिंग जो है वो दी जाए। और अगला था रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, जो भी ठीक है, जो भी आपकी मेडिसिन हैं जो उनका प्राइस है उसको कम किया जाए। तो ये सभी जो हैं वो आपके हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के भारत सरकार के लिए जो है वो आपके रिकमेंडेशन थे, ठीक है। चलिए तो ये इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। एक हम यहाँ पर लेटेस्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो आपके यहाँ पर लेटेस्ट क्वेश्चन है इसरो फार्मासिस्ट 23 में पूछा गया है। द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1944, ठीक है, 1954 इज ऑल्सो नोन एज, इसको जो है ऑब्जेक्शनेबल एक्ट भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन जो है वो इसरो फार्मासिस्ट एग्जाम में 2023 में जो है वो पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए आज हमने जितने भी एमसीक्यू किए हैं चैप्टर नंबर 1 से जो है ये सारे एमसीक्यू रिलेटेड थे। इसके बाद जो है वो हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 में जो है वो हम फार्मेसी एक्ट से जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं सभी एमसीक्यू को हम करेंगे, ठीक है। तो फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे जो है वो एमसीक्यू का जो आपका सीरीज है वो स्टार्ट हो गया है। तो आप वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स जो कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी जो है इस वीडियो का लिंक जरूर से शेयर करें, ठीक है। तो आज की इस लाइव क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।